मित्रों, 22 अप्रैल के बाद जो जघन्य हत्याकांड हुआ था उनमें 27 भारतीय नागरिकों की दुखद हत्या की गई थी और उनमें से 2 नागरिक इस कर्नाटक के थे, स्वर्गीय मंजीनाथ राव जी और स्वर्गीय भारत भूषण जी। मैं उन 2 नागरिकों के सहित सभी 27 नागरिकों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ अपनी बातें शुरू कर रहा हूँ। हमें इस बात का गर्व है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने संपूर्ण संयम का परिचय देते हुए युद्ध के सभी नियमों का पालन करते हुए जो आतंकवादी संगठन इसके लिए जिम्मेदार थे उन आतंकवादी संगठनों के कार्यालयों, उनके प्रशिक्षण केंद्रों, उन आतंकवादियों और उन आतंकवादियों को प्रश्रय देने के लिए पाकिस्तान की सेना जिन हवाई अड्डों से भारत पर आक्रमण कर रही थी उन हवाई अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमने इतने संयम का परिचय दिया है कि इस पूरे युद्ध में हमारे कारण भारत का एक भी सैनिक हताहत नहीं हुआ है। भारत के किसी भी सैन्य उपकरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है और भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन भी नहीं किया है। हमने अपनी देश की सीमा में रहते हुए सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में चल रहे 11 आतंकवादी केंद्रों को ही नष्ट नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान के भीतर अपने शस्त्र पहुंचाकर उन सभी 11 एयरफोर्स बेसेस को उनकी क्षमता को पूरी तरह तबाह किया है, जहां से ड्रोन और मिसाइल्स भारतीय सेना और भारत के नागरिकों का नुकसान करने के लिए फेंके जा रहे थे। पूरी दुनिया ने इस बात को देखा है कि आतंकवादियों के अलावा एक भी पाकिस्तानी सैनिक और नागरिक नहीं मारा गया है और पूरी दुनिया ने देखा है कि आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रों और कार्यालयों को छोड़ करके और हवाई अड्डों को छोड़ करके सैनिक हवाई अड्डों को एक भी गैर सैनिक केंद्र पर किसी प्रकार का हमने नुकसान नहीं किया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने 11 सैन्य केंद्रों से जितने भी ड्रोन और मिसाइल भारत में फेंके थे, सीमावर्ती प्रांत के कुछ नागरिकों की उनके नाते सीमा पर हो रही गोलीबारी के नाते जरूर हताहत हुए हैं, लेकिन कोई और ड्रोन और मिसाइल भारत की सीमा के अंदर घुस नहीं पाया है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह बताया है कि भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह मजबूत कर चुका है। रूस के अंदर यह क्षमता है कि रूस में घुसने वाले 80% ड्रोन और मिसाइल्स को वो मार सकता है। इजराइल के अंदर यह क्षमता है कि वह इजराइल में घुसने वाले 95% ड्रोन्स और मिसाइल्स को मार के गिरा सकता है। भारत ने यह सिद्ध किया है कि हम भारत की ओर आने वाले 100% ड्रोन और मिसाइल्स को 100% मार के गिरा सकते हैं। हमने युद्ध के तौर तरीके को पूरी दुनिया में बदल दिया है
सच कहूँ तो महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन युद्ध के दौरान कैसे लागू किया जाना चाहिए, इतना अहिंसक युद्ध जिसमें हम जिसे मारना चाहते थे उसके अलावा एक भी निरपराध व्यक्ति नहीं मरा है, मोदी जी ने पूरी दुनिया को लड़ने का एक नया तौर तरीका सिखा दिया है जो आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ। भारत के मान सम्मान की रक्षा के लिए, भारतीय नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए भारत की सेनाओं ने जो अभूतपूर्व उदाहरण पूरी दुनिया के सामने कायम किया है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के उत्साहित नागरिकों के नेतृत्व में पूरे देश में स्वतः स्फूर्त तिरंगा यात्रा का अपने आप को सहभागी बना रहे हैं। तिरंगा के 3 रंग हमारे साहस और त्याग के, हमारी शांति और हमारी ईमानदारी के, हमारे सत्य और हमारी विनम्रता के प्रतीक हैं। चाहे वो केसरिया हो, चाहे सफ़ेद हो, चाहे वो हरा हो। और हमने दुनिया को दिखाया है कि हम तिरंगे के सिर्फ स्वरूप को नहीं, उसकी विचारधारा का सम्मान करते हैं। इसीलिए हम तिरंगा यात्रा का प्रारंभ पूरे देश में कर रहे हैं, भारतीय सेना के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए। सर, सीज़फायर मामला लेकर कांग्रेस बहुत कुछ एलिगेशन कर रहा है सर। फर्स्ट सीज़फायर अनाउंस किया ट्रंप ने, भारत क्यों नहीं किया ये बोले? ट्रंप ने क्या किया वो ट्रंप जाने। आप कभी ट्रेन चलने जाते होंगे तो कुछ बच्चे ट्रेन से उतर करके ट्रेन को ढकेलने लगते हैं और ट्रेन उसी समय चल जाए तो कहते हैं देखो मैंने ट्रेन चला दिया। ट्रंप का व्यवहार भी एक वैसा ही बचकाना व्यवहार है। भारतीय जनता पार्टी ट्रंप के किसी भी मध्यस्थता को अस्वीकार करती है। माननीय प्रधानमंत्री ने सीज़ फायर के बाद 8 बजे जो अपना संदेश दिया था, आप सबने सुना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के DGMO, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने भारत के DGMO को फ़ोन किया था। एक बार फ़ोन नहीं उठा तो दोबारा फ़ोन किया था और गिड़गिड़ा कर कहा था कि अब बहुत हो गया, युद्ध बंद कर दीजिए। तो जब एक बार हम युद्ध में अपनी स्ट्रेटजी के तहत सफलता पा चुके हैं, हमारी स्ट्रेटजी पाकिस्तान के नागरिकों को मार डालना नहीं था। हम ऐसी हिंसा में, पागलपन की हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। हमारी स्ट्रेटजी शुरू से ही आतंकवाद को, आतंकवादियों को, आतंकवाद के प्रशिक्षण केंद्र को और उनको प्रश्रय देने वाले लोगों को संदेश देना और उनको सज़ा देने का था। हम उस लक्ष्य को अपने आप प्राप्त कर चुके थे। यह युद्ध तो 9 तारीख को ही बंद हो गया होता अगर पाकिस्तान ने 9 तारीख को ही हमसे युद्ध बंद करने का आग्रह कर लिया होता। तो उन्होंने सिर्फ ट्वीट नहीं किया, दुबई में भी बोला, यही भी जा रहे हैं, उधर बोलते रहते इधर यही बात बोलते रहते। आपने उसका जवाब दे दिया। उनको एक बीमारी है बोलते रहने की। तो ये भारत की समस्या नहीं, अमेरिका के लोगों की समस्या है। वो जाने और अमेरिका के नागरिक जाने। आपने माननीय प्रधानमंत्री की बातों को सुना होगा। यह सिर्फ एक सीज़ फायर है। युद्ध स्थगित किया गया है और युद्ध अनवरत जारी रहेगा। इस देश में कहीं भी किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि होगी तो भारत इसको बिना घोषित किए हुए अपने खिलाफ युद्ध मानेगा और उसका मुकाबला करेगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक चरण था
यह लड़ाई अनवरत चलती रहेगी। नदी का पानी एक बार बहाल करने के लिए पाकिस्तान की ओर से निवेदन भेजा गया है। क्या चीज़? नदी का पानी बहाल करने के लिए पाकिस्तान की ओर से एक चिट्ठी मैंने आपसे कहा सिर्फ जो भारत आक्रमण कर रहा था उसको विरामित किया गया है। सिंधु जल समझौता पूर्णतः भारत विरोधी समझौता था। 1960 में आपको जानकर आश्चर्य होगा 90% पानी का अधिकार पाकिस्तान को दे दिया गया। भारत के खेत सूखते रहें, पाकिस्तान के खेत लहलाए। और इतना नहीं, पाकिस्तान उस जल के उपयोग के लिए अपने देश में नाले बना सके, कैनाल्स बना सके, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने पाकिस्तान को 83 करोड़ रुपए दे दिए। 55 करोड़ रुपए जो गांधी को कहने पर दिए थे वो अलग थे। 1960 में भारत किस अर्थव्यवस्था की स्थिति पे था और कितनी महंगाई थी, आज तक समझ में नहीं आया कि यह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसमें हमने पानी तो दिया ही दिया, पाकिस्तान पानी का उपयोग करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, उसे कैनाल्स बनानी थी, उसके लिए गरीब भारत के महंगी कमाई का 83 करोड़ रुपया, 6 करोड़ 82 लाख डॉलर, 1960 का 83 करोड़ डॉलर होता है, हमने पाकिस्तान को दे दिया था। यह समझौता दीर्घकालिक भारतीय हितों को ध्यान में रख करके तोड़ा गया है और माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है, खून और पानी एक साथ नदी में नहीं बह सकते। जब पाकिस्तान ये सिद्ध करेगा तब हम आगे जैसा विचार करना होगा वैसा विचार करेंगे। सर, कांग्रेस अब इंदिरा गांधी का वो पुराना स्पीच है ना वो कहला रहा है, तो इंदिरा गांधी को कंपेयर करके बात कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा कर रहे हैं। 1971 में 2 युद्ध हुए थे। एक 3 दिसंबर 1971 को हुआ था जो सेना ने लड़ा था, और एक 2 जुलाई 1972 को हुआ था जो भारत के नेताओं ने शिमला में इंदिरा गांधी और भुट्टो ने बैठ करके लड़ा था। जनरल मानेकशॉ नहीं रहे होते तो हम 1971 का युद्ध भी हार गए होते। श्रीमती इंदिरा गांधी तो अप्रैल 1971 में ही ईस्ट पाकिस्तान का युद्ध लड़ना चाहती थी। जनरल मानेकशॉ ने कहा था कुल गिनती के 18 टैंक पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर हमारे पास हैं। पूरे सीमांत प्रदेशों में भारत की सेना छिटकी पड़ी है, मानसून आने वाला है, अप्रैल में हम युद्ध लड़ेंगे तो बुरी तरह हार जाएंगे। और मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से कैबिनेट की मीटिंग के भीतर कहा था युद्ध लड़ा जाएगा तो सेना के तौर तरीकों से लड़ा जाएगा। उस बैठक में जनरल मानेकशॉ ने इस्तीफे के भी पेशकश कर दी थी। उसके बाद इंदिरा गांधी झुकने को मजबूर हुई थी और मानेकशॉ की रणनीति से युद्ध लड़ा गया। जो कुछ भारत की सेना ने 16 दिसंबर 1971 को जीता, श्रीमती इंदिरा गांधी ने समझौते की टेबल पर 2 जुलाई 1972 को गवा दिया। सेना जीती और इंदिरा गांधी हारी। 93,000 पाकिस्तान के लोगों को 5 महीने तक दामाद की तरह हमने भारत में पाला। भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। हमने कोई मुआवजा पाकिस्तान से नहीं लिया। 13,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पश्चिमी पाकिस्तान में हम जीत चुके थे, हमने पाकिस्तान को वापस कर दिया।
5 करोड़ नागरिक बांग्लादेश के, जो आज भी हमारे लिए समस्या बने हैं, बंगाल में आ चुके थे। उस समझौते में हमने उन्हें वापस नहीं भेजा। 93,000 सैनिकों को हमने पाकिस्तान को दे दिया और हमारे 56 सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में थे, उनमें से एक को भी हम वापस नहीं ला पाए। तो सेना ने 71 में जो कुछ जीता, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 72 में वो सारा कुछ खो दिया। बीजेपी मिनिस्टर को बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का मिनिस्टर विजय शाह विरुद्ध एफआईआर रजिस्टर्ड है सर। कांग्रेस अभी डिमांडिंग है एक्सपेंस बीजेपी पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को किसी राष्ट्र विरोधी पार्टी के डिमांड की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बयानों के आधार पर इस्तीफ़ा मांगा जाए तो शशि थरूर और चिदम्बरम को छोड़ करके कांग्रेस में कोई बचेगा ही नहीं। सबसे पहले तो हमको राहुल गांधी का इस्तीफ़ा मांगना पड़ेगा। और रही विजय शाह की बात, 2 बार वो माफ़ी मांग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अभी भी माफ़ नहीं किया है। इंतज़ार करिए। सर, इन सबके बीच में कर्नाटक के प्रेसिडेंट के बारे में आप बोलेंगे? कर्नाटक का प्रेसिडेंट के बारे में मुझे इस बात का दुख है कि सिद्धारमैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी बातें करते रहते हैं और नीतियां बनाते रहते हैं। और मुझे इस बात का, चुप रहिए जब आप तो पहुँचिए, और मुझे इस बात का सुख है कि कर्नाटक के प्रेसिडेंट और उप मुख्यमंत्री उनकी राष्ट्र विरोधी मानसिकता से सहमत नहीं है, सेना के साथ खड़े दिखते हैं। बोलो भारत माता की। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸ್, ಸುದ್ದಿ ಖಚಿತ, ನ್ಯಾಯ ನಿಶ್ಚಿತ.